सैंड ब्रिज कंस्ट्रक्शन। मत्स्यगढ़ नाम का एक गांव था। जैसे गांव का नाम था वैसे ही वहाँ पर सब मछुआरे ही थे। हर सुबह मछली पकड़ने के लिए नाव में समुद्र में जाकर मछली को पकड़कर किनारे पर लेकर आते थे। एक मछुआरा दूसरे मछुआरे से कहता है, अरे कब तक हम ये मछलियों को एक अपने गांव में ही बेचते रहेंगे? शहर में ये मछलियों को बेचने पर अच्छा मुनाफा हो सकता है ना? इसमें तुझे नहीं पता ऐसा क्या है? हमारे गांव से शहर जाने के लिए ये नदी पार करनी पड़ती है। नदी का भाव इतना ज्यादा है कि इसे पार करना बहुत मुश्किल है। अब तक हमने कई लोगों की जान गंवा दी है। हमारे गांव में जब तक ब्रिज नहीं आता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। वही गांव में रविकांत नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर था। वो गांव के सारे रोड्स इत्यादि का कॉन्ट्रैक्टर वही लेकर रोड्स बनाता था। एक बार कॉन्ट्रैक्टर रविकांत अपने आदमियों के साथ रोड बना रहा था, तब एक काम वाला आकर, क्या भैया, रोड बनाने के लिए रेत का ज्यादा इस्तेमाल करने कह रहे हो? ऐसा तो रोड बहुत जल्द खराब हो जाएंगे भैया। क्या रे, गांव के लिए मजबूत रोड बनाने की इच्छा मेरी नहीं होती है सोच रहे हो? पहले ही हमारा गांव छोटा है। गांव में अगर रोड मजबूत बन गए तो आने वाले 10 साल तक रोड बनाने की जरूरत नहीं होगी। फिर 10 साल तक रोड को कॉन्ट्रैक्ट कौन देगा? पैसे कैसे कमाएंगे? सारे रोड मजबूत बनेंगे तो तुझे काम कैसे मिलेगा? हम सबको ये करना पड़ता है और कोई रास्ता नहीं है। काम वाला लाचार होकर वहाँ से चला गया। एक बार चौपाल के पास सारे मछुआरे, रविकांत और गांव के बड़े सब बैठकर बात कर रहे थे। गांव के बड़े तब रविकांत से, देखिए भाई रविकांत, सारे मछुआरों के भलाई के लिए हमारे गांव से शहर जाने का ब्रिज बनाने का निर्णय लिया है। इससे शहर से आने वाले लोगों की संख्या बढ़कर हमारा गांव बहुत डेवलप होगा। अपने मछुआरे भाई लोग भी शहर में मछलियां बेच सकते हैं। इसलिए आप एक ब्रिज बना देते हैं भाई। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? अपने गांव में कौन आएगा बोलो? गांव में ज्यादातर लोग मछुआरे हैं। कोई शहर से आकर अपने गांव में कैसे निवेश करेगा? ये आप कैसे मानते हो? फिर भी अगर आप सब कहते हैं तो अपने गांव में शहर जाने के लिए एक ब्रिज बनाता हूँ, लेकिन उसके लिए जो पैसों की जरूरत होगी वो आपको ही अरेंज करके देना होगा। मछुआरे तब अपने अपने हिसाब से जितना दे सकते थे एक एक करके गांव के बड़े आदमी को देने लगे। गांव का वो बड़ा आदमी ने सब पैसे इकट्ठे करके उन पैसों को उन्होंने रविकांत को दे दिया। उस शाम को रविकांत घर के पास, इतने पैसों से क्या होगा? रेत की बोरी खरीदने के लिए भी काफी नहीं होगा ये। अब इससे ब्रिज कैसे बनाऊं? मेरे मुनाफे के बिना मैं कुछ काम नहीं करता, लेकिन 10 मिनट में इतने पैसे दिए हैं तो ये मछुआरों के पास और पैसे हो सकते हैं, सोचा। अगले दिन रविकांत ने ब्रिज बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसने पूरा ब्रिज खड़ा कर दिया। ब्रिज देखते ही गांव के सब लोग बहुत खुश हुए। जैसे ही एक मछुआरा ब्रिज पर चलने लगा, अचानक से धीरे से हवा आने लगी। उससे ब्रिज के ऊपर जो भी रेत था वो एकदम से उड़ने लगा। वो एक रेत की तूफान की तरह बदल गया और सबके ऊपर रेत गिर पड़ा। ये क्या है भाई? थोड़ी सी हवा आते ही ब्रिज से इतना ज्यादा रेत आ रहा है। यही तो इसकी स्पेशलिटी है। इसको सैंड ब्रिज कहते हैं। ये क्या है भैया? इतनी मेहनत करने के बाद हमने पैसे दिए थे, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? फिर आपके दिए हुए पैसे से इससे अच्छा ब्रिज कोई बना सकता है क्या? और वैसे भी तुम लोगों को ब्रिज क्यों चाहिए? ऐसे बदतमीजी से बात किया। ये ब्रिज सिर्फ मेरे लिए नहीं है, गांव के सभी लोगों के लिए फायदेमंद है। इस ब्रिज की वजह से गांव पूरा डेवलप हो सकता है भैया। अरे आपके सेंटिमेंट्स पे ऑइंटमेंट लगाओ। ये सब डायलॉग्स मुझे मत बोलो। मेरे फायदे के बिना मैं कोई काम नहीं कर सकता। कहते हुए वहां से चले गया। कुछ दिनों बाद बहुत बारिश हुई। वो बारिश की वजह से ब्रिज पूरा गिर गया। गिरते हुए ब्रिज को देखकर मछुआरे सब रविकांत के पास गए। भैया भैया, बारिश की वजह से अपना ब्रिज पूरा गिर गया। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई? और वैसे भी ये वो प्रकृति की विपत्ति है ना, उसका जिम्मेदार मैं तो नहीं हूँ ना। तो अब क्या करेंगे भाई? करना क्या है, और पैसे लेकर आओ। इस बार ब्रिज को और मजबूत बनाऊंगा। तब मछुआरे लाचार होकर वहां से लौट गए। उस शाम अचानक रविकांत के घर में उसकी बेटी को चक्कर आकर वो जमीन पर गिर गई। तब रविकांत अपनी बेटी को शहर के अस्पताल में लेकर जाने नदी के किनारे पहुंचा। किनारे के पास कुछ मछुआरे थे। रविकांत तब उन मछुआरों से, अरे अर्जेंट बोट निकालो, शहर जाकर मेरी बेटी को अस्पताल में ज्वाइन कराना होगा, कहते हुए रोने लगा।
ये प्रकृति की विपत्ति है भैया, इसमें हम क्या कर सकते हैं। इतनी बारिश में अगर नाव में गए तो नाव डूब जाएगा, हमें माफ कर दो। मेरी बातें ही मुझे याद दिला रहे हो ना। मैं जो भी किया गलत किया, मुझे माफ कर दो। मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को मत दो, प्लीज दया करके इसको बचा लो। कहते हुए और रोने लगा। अब समझ आया भैया, ये ब्रिज सिर्फ हमारे लिए नहीं था, आपके जैसे परिस्थिति गांव में बहुत लोगों को आई थी, उन सब के लिए भी मैंने ये ब्रिज बनाने के लिए कहा था। चलो भैया। कहते हुए बोट पे बिठाकर शहर की ओर चल दिए। अस्पताल में डॉक्टर रविकांत की बेटी को देखकर कोई चिंता की बात नहीं है, 2 दिन में ठीक हो जाएगी, कहते हुए प्रिस्क्रिप्शन दिया। कुछ दिनों बाद रविकांत सब मछुआरों से मिलकर मेरे गलत कामों के लिए मुझे माफ कर दीजिए, उसका प्रायश्चित करने के लिए मैं यहाँ एक ब्रिज बनाऊंगा, मेरे अपने पैसों से बनाऊंगा। फिर रविकांत ने बड़ी मेहनत से गांव वालों के लिए एक मजबूत ब्रिज बनाया। उसके बाद शहर से आने जाने वाले लोग बढ़ते गए और गांव बहुत ज्यादा डेवलप हो गया था। डायमंड टूथ। रुद्राराम नाम के गांव में कौशल नाम का पहलवान हुआ करता था। वो बहुत बलवान था। एक बार गांव में एक मेले में कौशल गांव वालों कृपया करके ये प्रयास घर पर ना करें। ये सब मैं बहुत अनुभव और देख रेख के साथ और बहुत सारे सुरक्षा उपाय के साथ मैं ये सब कर रहा हूँ। यूं कहकर एक बड़े से रोड रोलर को खींचने लगा। वो देखकर सारे गांव वालों ने खूब ताली बजाई। उसी गांव में एक घमंडी जमींदार गांव वालों को यूं कौशल के लिए ताली बजाते हुए देखकर, ओ कौशल, तू सच में बहुत बलवान है, लेकिन क्या फायदा, ये बस रोड रोलर को रोकने के अलावा तुम किसी काम के नहीं हो। यूं उसका मजाक उड़ाने लगा। ये क्या है भाई, कौशल हमारे गांव के लिए बहुत अच्छा नाम लेकर आया है। आसपास के गांव वालों में कौशल के टक्कर का कोई नहीं है, इसलिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, इतना पहलवान होकर भी इतने गरीब की तरह है, इसलिए 4 पैसे मिलने वाले काम करने के लिए कह रहा हूँ। मुझे कोई समझता ही नहीं, मैं हमेशा आपके भलाई के लिए ही कहता हूँ। कहकर वहां से चला गया। उन बातों से कौशल बहुत दुखी हो गया था। उस शाम कौशल घर के लिए कुछ लकड़ियां लाने के लिए जंगल अपने बंडी पर गया। एक जगह ऐसे जब वो अपना बंडी लेकर जा रहा था, कई दूर से एक हाथी की आवाज सुनाई दी। कौशल इधर उधर देखा तो कुछ ही दूरी पर देखा कि एक हाथी का बच्चा नदी में फिसल गया और नदी में पानी में डूब रहा था। कौशल तुरंत नदी में कूदकर रस्सी को उस हाथी के बच्चे को बांधकर नदी के किनारे आकर उस हाथी के बच्चे को जोर से बाहर खींचने लगा। हैया, जोर से अपना बल इस्तेमाल करते हुए उस हाथी के बच्चे को खींचा। इस तरह उस हाथी के बच्चे को अपने बंडी में डालकर उसकी माँ के पास लेकर गया। उस हाथी की माँ बहुत गंभीरता के साथ बहुत बड़े बड़े हीरे जैसे दांतों के साथ वहां थी। ओ हाथी, ये लो तुम्हारा बच्चा नदी में डूब रहा था तो बचाया। हे मानव, बहुत बहुत शुक्रिया, ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। हे, बहुत आश्चर्य का बात है, हाथी बात कर सकती है क्या? हाँ, मैं मायावी हाथी हूँ, तुम्हारे बारे में मैं सब जानती हूँ। ये लो, मेरा डायमंड टूथ को ले लो, इसे बेचकर आराम से जियो। नहीं नहीं, अगर तुम मुझे अपना दांत दोगे तो तुम्हारा क्या होगा? कोई बात नहीं, मेरा दांत तो वापस उग जाएगा, कहकर एक बड़े से दांत को दे दी। कौशल वो दांत लेकर दोनों हाथों से उठाकर अपने बंडी में डालकर ले गया। फिर कौशल उस दांत को थोड़ा थोड़ा तोड़कर बेचता था और बहुत पैसे वाला बन गया था। वो गांव का सरपंच तब। बाप रे, ये पहलवान इतना धनवान कैसे हो गया रे? अगर इसकी ताकत के साथ साथ अगर ये धनवान भी बन गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, सोचकर पहलवान के पास गया और क्यों भाई, कोई तो बात जरूर है, हमें भी तो अपना राज बताओ, हमारे गांव के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। पहलवान जो हुआ सब बताया। सरपंच अगले दिन जैसे पहलवान ने बताया ठीक वैसे ही जंगल के रास्ते पर गया। वहाँ छोटा हाथी आते हुए रास्ते में एक बहुत बड़ा खड्डा खोद दिया। वो हाथी का बच्चा फिसलकर उस खड्डे में गिर गया। जमींदार तब उस छोटे हाथी को बाहर निकालने के लिए रस्सी से बहुत कोशिश किया, लेकिन उससे हो ही नहीं पा रहा था। बाप रे, वो कौशल पता नहीं
इसे कैसे उठा पाया। यूं सोच रहा था। तो इतने में उस हाथी की माँ वहां आई। उस हीरो वाले दांत के हाथी को देखकर जमींदार दंग रह गया और ओहो, इतने सारे हीरे हैं। सोचकर, हाथी जी, आपका बच्चा इस खड्डे में गिर गया था, मैं बचाने की कोशिश किया। तब हाथी अपने बच्चे को उस खड्डे से बाहर निकाली। दोनों जब जा रहे थे तब जमींदार, बस उतना ही क्या, गिफ्ट्स वगैरह नहीं मिलेंगे? कम से कम ट्राई तो किया हूँ ना आपके बच्चे को बचाने के लिए। वो हाथी तब पीछे पलटकर, मुझसे मजाक कर रहे हो? मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ तो मैं छोड़ रही हूँ। इस रास्ते में कोई खड्डा ही नहीं था और अचानक यहाँ आ कैसे गया ये खड्डा? ऊपर से एक हाथी आ सके इतना बड़ा खड्डा कौन खोदा होगा? जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। कहकर अपने दांत से जमींदार को उस खड्डे में फेंक दी। बचाओ बचाओ, मुझे सबक मिल गया है, बचाओ बचाओ, यूं चिल्लाने लगा। इस तरह वो हाथी उस जमींदार को सबक सिखाई।